चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कुछ बात जानो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बात जानते हैं। सबसे पहली बात क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे, हर्ट्स। सुना है हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को करके बताया। यानी परफॉर्म किसने किया? हर्ट्स ने किया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म्ड बाय हर्ट्स। बोलो क्लियर है? दूसरी चीज सुनो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। किसको बताता है? लाइट के पार्टिकल नेचर। तो किस चीज के बारे में बताएगा? एक्सप्लेन अबाउट, या हम बोल सकते हैं इट सपोर्ट्स, ऐसे लिखते हैं, इट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। कौन बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझो होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके पास कोई भी मेटल है, तो मेटल से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो हाई वोल्टेज, जब मेटल में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन जंप आउट कर जाएंगे बाहर। या मेटल को हीट कर दो, है ना, यानी थर्मल इफेक्ट, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका क्या है मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी लाइट का यूज हो रहा है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम यूज करते हैं किसको? लाइट एनर्जी को, है ना। तो किसको यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? वी यूज लाइट एनर्जी, है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। बोलो पता पड़ा? अब क्या और कैसे चीजें हो रही हैं उसको देखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये आपका एक मेटल है, ये आपका एक मेटल है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं मेटल के अंदर? मेटल सरफेस पे होते हैं, मेटल के अंदर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? मेटल के सरफेस पे होते हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? मेटल के सरफेस पे होते हैं। बोलो ये बात पता चली? अब देखो सुनो, हर मेटल की अपनी खासियत है। हर मेटल बोलता है कि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं दे दूंगा। हर मेटल क्या बोलता है? मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं दे दूंगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए। जैसे तुम लोग बोलते हो कि हम ऐसे ही थोड़ी पढ़ लेंगे। कोई डांट सुन के पढ़ता है, कोई तारीफ सुन के पढ़ता है ना। तो ऐसी मेटल भी क्या है, बोलते हैं ऐसी इलेक्ट्रॉन नहीं दे दूंगा, तुमने कुछ भी एनर्जी डाली। नॉर्मली होता है क्या है, ये एक आदमी है जिसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चोर आया। अब इंसान भी अलग अलग हो सकते हैं ना। तुम्हारे पास कोई बदमाश आया और बोला कि हाँ भाई जितने पैसे निकाल दे। अब कोई तो ऐसा होगा, भैया ये लो, भैया मारो मत, भैया ये लो, दे देगा। दूसरा बोलेगा पैसे, अरे तुझ पे जितने पैसे तू निकाल, इधर ले जाएगा उसको पकड़ के। अंतरा है ना। कोई तो आसानी से दे देगा पैसे, कोई बहुत मुश्किल से देगा, और कोई ऐसा भी सोचता है कि खुद उल्टा पैसे छीन ले चोर से, बदमाश से। ऐसा हो सकता है ना। तो सेम ऐसी मेटल होते हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई भी एनर्जी दे दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। मैंने बोला कि मुझे इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, या उसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं बेटा। वर्क फंक्शन चाहिए, वो मुझे चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर फोटोन के पास इतनी है, अब हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग है ना, हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग है। तो अब होगा क्या, ये मेटल बोलेगा कि भैया अगर मुझसे इलेक्ट्रॉन छीनने हैं ना, तो कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। पता चला? ये बात पता चल रही है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख देता हूं, लो
अगर मैं बात करूं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर उसी को हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बोलो समझ पाए कि नहीं? समझ पा रहे हो? अच्छा देखो, डिनोट किया फाई से। अच्छा एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू। तो यहां पे जो एनर्जी है फाई, वो एनर्जी तो है, तो वो भी कितनी होगी? एच न्यू ही तो होगी। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो फॉर्मूला भी क्या होगा? एच न्यू नॉट, या फिर फाई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमडा नॉट। सी नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सी इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। एच नॉट क्यों नहीं लिखा? एच इज अगेन प्लैंक कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाएंगी ना। अगर मैंने आपको बोला थ्रेशोल्ड, यहां लिखता हूं, ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने आपको बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट required to eject out an electron from the metal surface। तो क्या बोल सकते हैं? The minimum frequency of light required to eject out an electron from the metal surface। बोलो समझ पाए? है ना? अच्छा देखो, ऑब्वियस सी बात है, अभी भी पढ़ा, आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू नॉट क्या होगा? सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर कोई मुझसे बोले कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, यानी लैम्डा नॉट क्या होगा, तो अब मुझे बताओ, ये भी क्या होगी? लाइट की वेवलेंथ, जिसकी हेल्प से कौन बाहर निकले? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। बोलो समझ पा रहे हो ये बात? अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? क्योंकि इनवर्स है ना। हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बोलो समझ पाए कि नहीं बच्चों? ये बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, इस चीज को समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, आपके पास एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन इज एच न्यू। फोटोन मतलब एनर्जी, फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू एच न्यू। और मैंने बोला इस फोटोन की एनर्जी जो है ना, वो है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रहा है? अब होगा क्या, जैसे ही ये फोटोन यहां पे टकराएगा, जैसे ही फोटोन टकराया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? निकल जाएगा, कॉमन सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये अब इस एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है जो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो? पता चला? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एनर्जी है, मैं यहां लिख दूं एनर्जी है ई, है ना, दूसरे कलर से लिखूं? चलो दूसरे लिखता हूं। एनर्जी है ई, यानी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। 5 + 3 8, तो किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन
प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्यों, अभी वो बताऊंगा। तो देखो एक इक्वेशन बन गई क्या, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो बनी कि नहीं? यही क्या है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही इक्वेशन यूज होगी पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इससे सारे क्वेश्चन होंगे। समझ आया? कोई डाउट? चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। अभी तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो किया, फोटोन स्ट्राइक कराया। अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अप्लाई करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अप्लाई किया था, एक निकला। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करूंगा तो कितने निकलेंगे? 2। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो 3। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन क्या करता है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। बाकी एनर्जी किसमें जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो हमेशा याद रखना, इसको चाहो तो हम कहां पे लिख दें? चलो आगे लिखेंगे, क्या दिक्कत है कि एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। एक बार नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं ना। करो बेटा जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कि किस तरह से हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब तक सिर्फ बेसिक जाना है। अब देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म हुआ था। देखो हुआ क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। क्या किया गया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। इस ट्यूब के अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, है ना, आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। ठीक है, और ये कनेक्टेड थे बैटरी से, जो हाई वोल्टेज बैटरी थी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का नाम क्या होता था? कैथोड। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम था? एनोड। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी काफी ज्यादा होंगे, बोलो कॉमन सेंस है, और ये मेटल सरफेस है। अब हुआ क्या, बाहर से लाइट आई, एच न्यू, फोटोन। फोटोन ने स्ट्राइक किया मेटल सरफेस से, और जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट आउट होंगे। और अब अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे तो अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी फ्लो होगा। इसलिए तो क्या नाम दिया गया? फोटो यानी लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी लाइट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। तो देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट किधर जाएगा? करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दिस इज आई। करंट कहां मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा ना। तो करंट इधर मूव किया, और ये जो करंट है ना, इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखना उस पर लाइट पे तो नहीं आ रहा? आ रहा है? ज्यादा आ रहा है? कोई बात नहीं। तो आई क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो अब देखो सुनो, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी कभी भी फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स current is generated in the circuit, and this current is called photoelectric current, and the phenomena is known as photoelectric effect। तो क्या लिखने की जरूरत है इस बात को? अंडरस्टूड है ना। एक चीज सुनो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों मैक्सिमम करते हैं?
अगर मैंने बैटरी ना लगाई होती और 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते, क्या 20 के 20 इधर पहुंच सकते थे? अगर बैटरी नहीं होती, सिर्फ सर्किट क्लोज होता, नहीं होते ना। सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पहुंचते? जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो ट्रेवल कर सके, है ना। इसलिए हम लोग एनर्जी कौन सी बोलते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बोलो क्लियर है? अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी का, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पढ़ा? अच्छा, एनर्जी को आप क्या बोलते हो? एच न्यू। फाइव को क्या बोलते हो? एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो, आगे चल के उसको हाफ एम बी स्क्वायर लिख लेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है? अगर मैं इनको थोड़ा सा शिफ्ट करूं, यानी इसको इधर शिफ्ट करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को लिखूं, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लिखूं, तो एक्स के साथ कौन होता है हमेशा? स्लोप। स्लोप कैसा है? तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? और इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। यानी अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, यहां से ग्राफ पूछा जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, देखो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा हमारा? ठीक है, देखो हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? यहां मैंने रखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां मैंने रखा फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप तो कैसा है? पॉजिटिव है, यानी लाइन कहां जाएगी? ऊपर। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट हमेशा कौन सा एक्सिस पे होता है? वाई एक्सिस पर। नेगेटिव है मतलब ये ओरिजिन है, इसके कहां होगा? यहां कहीं नीचे होगा। तो दिस इज इंटरसेप्ट, जो कितना है? एच न्यू नॉट। और ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा? ये डॉटेड हो जाएंगे। बोलो दिख रहा है? ये एंगल थीटा, और स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, जो किसके इक्वल है? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। बोलो समझ आया? तो इस तरह से हम पॉइंट्स, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख ले, दो तीन, है ना। देखो यहां हेडिंग डाल रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब क्या है? देखो सुनो, एक फोटोन के टकराने से सिर्फ हमेशा क्या निकलेगा? एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। बोलो क्लियर है? दूसरी चीज समझो, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक होगा ना, तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, है ना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी? कभी भी नहीं होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं, नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स have kinetic energy equals to kinetic energy maximum,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर नहीं होगी। इसीलिए तो बैटरी लगाई गई कि जो बेचारे निकल के यहीं पे बैठ जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा और ट्रांसमिशन और अच्छा होगा। समझ आया? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है तो एक बार इसको नोट करो, फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोलते हैं जरा, ठीक है, और उसके बाद एक आध छोटा मोटा ग्राफ और देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करके फिर खत्म करेंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है इसी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो हमारी हेडिंग है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। ये कैपिटल वी, न्यू नहीं है। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? नाम ही बता रहा है। स्टॉपिंग का मतलब रोकना, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल अप्लाई किया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई होगा ना वो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब कैसे रोकोगे? देखो यहां से यहां जा रहा है, ऐसे हाथ लगाया, ऐसे रोक दिया, रुक गया क्या? नहीं रुकेगा। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी को उल्टा कर दो, बैटरी को उल्टा कर दो, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो। अगर ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ तो ये भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और क्या नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे और क्या करेगा? उसको रोक देगा। यानी आपने पोटेंशियल, बैटरी का मतलब क्या? पोटेंशियल ही तो है। बैटरी के अंदर क्या स्टोर है? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल जनरेट करना काम है ना। तो अब हो क्या रहा है? आपने बैटरी को उल्टा कर दिया, यानी पोटेंशियल क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को? द रिवर्स पोटेंशियल, द पोटेंशियल applied to stop the most energetic photoelectron is called stopping potential। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है क्लास 12, तो आप लोग तो ड्रॉपर बैच के हो तो क्लास 12 भी आप पढ़ चुके हो। एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है पहला वो तो आप लोगों ने पढ़ा है। और वहां पे एनर्जी को क्या बोलते थे? एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनटू पोटेंशियल। याद है? एनर्जी क्या होती थी? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो एनर्जी लग रही है, देखो ये तो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है, उस पोटेंशियल की जो एनर्जी लग रही है वो क्या होगी? चार्ज इनटू वी नॉट। यही तो एनर्जी है, यही वो एनर्जी है रिक्वायर्ड टू स्टॉप मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। बोलो यही तो वो एनर्जी है। एक बात बताओ, अगर ये जो एनर्जी है आपके पास जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो। कौन से इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो? मोस्ट एनर्जेटिक। मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मानो एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 की स्पीड से कार आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसको रोकने के लिए भी तो उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। या एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जो कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उसको रोकने के लिए भी एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगानी पड़ेगी, तभी तो रुकेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उसके लिए आपको रोकने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। तो इसका दोनों एनर्जी क्या है? इक्वल है। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, ये इक्वल है किसके? काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एनर्जी इक्वल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो? चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी।
मैक्सिमम, बोलो बोल सकते हो। और अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अरे बोलो पढ़ा था कि नहीं? तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू एच न्यू, 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो चार्ज इनटू पोटेंशियल, लिख सकते हो। तो लो आपकी एक इक्वेशन और बन गई। तो एक इक्वेशन क्या थी? E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? E इक्वल्स टू 5 प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आप तो ऐसे लिख लो, छोड़ दो इतना, E इक्वल्स टू 5 प्लस क्यू वी नॉट। तो लो आपके दो फॉर्मूले बन गए, अरे बोलो, हाँ दो फॉर्मूले बन गए। अब अगर मैं इनकी वैल्यू प्लेस करूं तो ये एच न्यू, ये एच न्यू नॉट प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल, और अगर मैं लिखूं चार्ज इनटू पोटेंशियल तो वो क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही होगा। अगर मैं चार्ज से इनको डिवाइड कर दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? एच न्यू अपॉन क्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन क्यू, यही होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एच अपॉन क्यू, इसको मैं लिखूं वाई एक्सिस पे, इसको लिखूं मैं एक्स एक्सिस पे, तो एच अपॉन क्यू क्या होगा? स्लोप, और ये क्या होगा? इंटरसेप्ट। कैसा है? नेगेटिव। यानी फिर से अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां प्लॉट करते, ग्राफ प्लॉट करोगे पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप कैसा है? इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होगा? एच न्यू नॉट अपॉन क्यू, इंटरसेप्ट। और फिर से ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसी बनेगा क्या? बोलो हाँ या ना। ऐसी बनेगा ग्राफ। दिस द एंगल थीटा, दिस इज स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल है? टेन थीटा। और यहां पे एच अपॉन क्यू, यही याद रखना है, यही याद रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी दी है ना तो स्लोप एच के बराबर है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया तो स्लोप एच अपॉन क्यू के बराबर है। व्हाट इज क्यू? क्यू इज चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 की और माइनस 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। बोलो ये बातें समझ आ रही हैं? मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो? तो एक बार इसको नोट करो, फिर आपको इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाता हूं, ठीक है? फिर कुछ चीजें और बताऊंगा छोटी छोटी, देन उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चंस, है ना? करो जरा नोट। और एक काम और करना, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल हेडिंग डालोगे ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हेडिंग डालने के बाद चाहो तो इस डायग्राम को बना लेना, अगर जरूरी लगता है तो, नहीं तो यहीं से ऐसे नोट कर लो। करो जरा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? इंटेंसिटी के बारे में, है ना? यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है, और फिर आपका थियोरिटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना? वो इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बताना है कि वो एनसीईआरटी में मेंशन है और वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? देखो सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इंटेंसिटी। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक टर्म है हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय आई। देखो सुनो, इंटेंसिटी को और क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइटनेस। यानी इंटेंसिटी है क्या, इस चीज को समझो। इंटेंसिटी का मतलब है पर सेकंड में पर यूनिट एरिया पर कितने फोटोन निकल रहे हैं या स्ट्राइक हो रहे हैं, है ना? तो हम इंटेंसिटी को नॉर्मली डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ फोटोन्स, या हाँ द नंबर ऑफ फोटोन मतलब एनर्जी, है ना? द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, है ना? ठीक है। यानी इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स है। अच्छा फोटोन की कुछ एनर्जी भी तो होगी, तो एन ई अपॉन एरिया इंटू टाइम, यही होगा। अब क्या एनर्जी के फॉर्मूले आपको पता है? आप उन फॉर्मूलों को यहां पे रख सकते हो, अरे बोलो, और कर सकते हो क्वेश्चंस, आसान है। अब देखो सुनो,
यहां मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास एक सरफेस है, मेटल सरफेस, जिसका एरिया है ए। मेरे पास एक और मेटल सरफेस है जिसका एरिया है अगेन ए। दोनों का एरिया सेम है। इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, एच न्यू एच न्यू एच न्यू और एच न्यू, दिख रहा है। इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू और एच न्यू। अब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। बोलो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? सेकंड वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब एक सवाल का जवाब देना, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? आराम से सोचो, हाँ हाँ जाओ। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? पहले देखो यहां से क्या दिख रहा है, यहां कितने फोटोन निकलेंगे? 4, सॉरी इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4। यहां कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 6। इसका मतलब इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी सब में सेम है, 1 गिरे 10 गिरे 100 गिरे, सिर्फ होगा क्या? फोटोन ही तो निकलेंगे। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? कि फ्रीक्वेंसी सब में सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सब में सेम है ना, तो एनर्जी सबकी सेम है। सबकी अगर एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सेम रहेगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी ना। इसका मतलब हो क्या रहा है? इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या इंटेंसिटी कोई अफेक्ट डाल रही है काइनेटिक एनर्जी पे? नहीं डाल रही ना। तो यही बात याद रखनी है जो हमने लिखा है ना, इसी बात को ध्यान में रखना है। देखो लिखता हूं, क्या याद रखना है? नोट डाल के लिखते हैं, देखो नोट। पहला पॉइंट, इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जितनी इंटेंसिटी ज्यादा, उतने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि उतनी क्या हो रहे हैं? फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं ना। जितने फोटोन ज्यादा गिरेंगे उतनी फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। लेकिन क्या इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे? तो सेकंड पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया? बोलो क्लियर है? तीसरा पॉइंट सुनो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्ड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। बोलो समझ आ रहे हैं? यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है। क्या? फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा? क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलेंगे क्या? कैसे निकलेंगे?
एक फोटोन से एक ही तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दो। समझ पा रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बस। समझ पा रहे हो? तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोटो इफेक्ट ऑफ frequency on number of photo electrons। बोलो समझे मुन्ना? आसान है, यही डिफरेंस याद रखना है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है ये कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ते हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आया? छापो जरा। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। हमारा क्वेश्चन है, इफ अ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, कितना दिया बेटा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आपको बोला है फाइंड द थ्रेशोल्ड wavelength kinetic energy and velocity of a photoelectron if a radiation of wavelength 300 nanometer, if a radiation of wavelength 300 nanometer strikes on the metal surface। ये आपका क्वेश्चन है, यानी आपको वर्क फंक्शन दिया है, आपको जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी वेवलेंथ दी हुई है, और आपको क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। एक बार ट्राई मारो फिर मैं बताऊंगा, है ना। करो जरा बच्चों। चलो देखो मैं बताता हूं, देखो आओ हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आपको पता है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए आपको सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी पता होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। क्या ये? अगर ये तो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लिखा? क्योंकि फाई भी मुझे किसमें दिया है? वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा, और लैम्डा नॉट किसके इक्वल आ गया? लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 12400 अपॉन 3.1। अब इसको काट लो, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 0 आ गया। 31 1 जा 31 और 31 4 जा 124, है ना। और कितनी जीरो है? 3 जीरो है। और वेवलेंथ किसमें थी? एंगस्ट्रॉम में। तो आपकी जो वेवलेंथ आई है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो कितनी आई? 4000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर, है ना। जिसका 0.4 इंटू 10 की पावर -6 आया है, उसका भी फिर यही है आंसर। पता चल रहा है ना। तुमने बस क्या किया? एस सी अपॉन लैम्डा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया होगा, है ना। तो याद रखना है, जब जूल में तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये फॉर्मूला होगा। बोलो पता चला। अब उसके बाद क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाद काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, यहां पे क्या होगा, E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले एनर्जी तो निकाल लो, एनर्जी निकाली नहीं, एनर्जी के लिए क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, देखो सुनो, अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालोगे। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इक्वल्स टू 1240, क्योंकि वेवलेंथ नैनोमीटर में है, इसलिए 1240 अपॉन वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो E इक्वल्स टू 1240 अपॉन 300, 0 कट गया, 3 कितना आ गया, 3 4 जा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब एनर्जी आ गई, तो भैया 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाँ कितनी है, क्या 1 हो गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, है ना, आसान कर पाओगे। नॉर्मली 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो वैसे कायदे में ये 4.13 आएगा, ये 413 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो माइनस किया तो ये एग्जैक्ट 1 भी नहीं तो 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, लगभग आ गया ना। चलो अब काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। अच्छा अब निकालिए वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। क्या वेलोसिटी निकाल दोगे, मास क्या रखोगे, m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी रखोगे, 1.03 नहीं रखोगे, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो जूल में रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप कोई वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड इज एसआई यूनिट एंड जूल इज आल्सो एसआई यूनिट। तो एक एसआई यूनिट और दूसरी भी किसमें रखनी पड़ेगी, एसआई यूनिट, है ना। यानी आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो गया, 1.03 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 अपॉन मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31, और स्क्वायर हटाए तो आ गया रूट। अब कर लोगे सॉल्व, सॉल्व कर लेना भाई, जो भी आंसर आएगा। बोलो आसान था, कर पाओगे, किसी को कोई डाउट। एक क्वेश्चन और दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, जरूरी है ना। चलो तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग इसको कर लोगे ना बच्चों सॉल्व, अरे कुछ तो बोलो। हाँ लो, अब की बार आसान क्वेश्चन देता हूं आपको। बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यहां लिख देते हैं, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर is incident on a metal, light of wavelength, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंसिडेंट on a metal surface having work function 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है ना, तो करो और बताओ जरा मुझे आंसर। एक काम करना, वर्क फंक्शन को है ना आप लोग चेंज कर लो जरा, वर्क फंक्शन की वैल्यू मैं रखता हूं 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता हूं, और वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब करो जरा सॉल्व। चलो देखो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, वैसे तो कुछ बच्चों का हो गया है, लेकिन एक बार
मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। देखो, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फाइव इक्वल्स टू वो E इक्वल्स टू 5 प्लस क्यू वी नॉट, क्यू वी नॉट, बोलो यही पढ़ा है। एनर्जी निकालनी है। अब फाइव आपको किस में दिया है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी भी किसमें निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेवलेंथ किसमें दी हुई है अपने को? नैनोमीटर में। तो एनर्जी क्या होगी? 1240 अपॉन 400 नैनोमीटर। 0 0 कटा। देखो सुनो, यहाँ पे वेवलेंथ नैनोमीटर में रखते हैं, इसलिए मैंने 10 की पावर -9 नहीं लिखा है। समझ पा रहे हो? अब देखो, जैसे ही इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल तो है। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। माइनस करो, कितना आया? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज इनटू वी नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या मुझसे एनर्जी पूछी है? पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है ना। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्यू का मतलब भी क्या है? चार्ज ही तो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। के दोनों यहीं से कट गए, और वी नॉट की वैल्यू कितनी आई? 0.8 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट्स इट। बोलो, था आसान? तुम लोग क्या कर रहे थे? क्यू को या नीचे ले जा रहे थे? यही कर रहे थे ना। और नीचे लेंगे तो अच्छी बात है, क्यू से ई कट जाएगा, लेकिन तुम ई को समझ नहीं पाएंगे, एनर्जी है, ये पोटेंशियल नहीं। समझ आया? तो आज इतना ही करते हैं, है ना। बाकी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, कर लो आप लोग जरा नोट।